Now may I please request our guest to be on stage, but before I announce his name, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ होंगे इस मंच पर, पोइट्री की जिक्र हो रहा है तो पोएट तो हैं वो. He is a poet, an actor, an entertainer and a writer. You all also know him as तारक मेहता. अब और ज़्यादा बताने की मुझे लगता है ज़रूरत रह नहीं जाती है. Yes, you guessed it right. शैलेश लोधा जी. बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए तारक मेहता जी का. Okay, शैलेश लोधा जी. Over to you, Amish. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. शैलेश जी, आपका अभिनंदन है. बहुत बहुत शुक्रिया अमीश. चलिए, मेरे लिए कितना बड़ा चेंज है. अभी कुछ देर पहले मैं एक पॉलिटिकल डिबेट कर रहा था जी. और अब मैं शैलेश जी के साथ एक संवाद करूंगा, और एक ऐसा संवाद जो मुझे लगता है कि इस देश को, इस समाज को, इसको समझना चाहिए, और आज के युग में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. शैलेश जी, एक दौर था जी, एक दौर था जब राजा महाराजा अपने यहां पर कवियों के साथ भी वार्तालाप करते थे, अपने नवरत्नों में रखते थे. जी, अपने नवरत्नों में रखते थे. जी, एक कवि हमेशा होता ही था. तो फिर आपको लगता है कि तभी आपकी भी राज परिवारों से बहुत दोस्ती है? देखिए, दोनों वजहें बहुत अलग अलग है, लेकिन एक वजह बिल्कुल समान है. जी. एक जमाने में जब ऐसा हुआ करता था कि राज परिवारों में कवि होते थे, इससे ये जाहिर होता है कि राज करने वाले लोग कितने समझदार थे. उन्हें ये पता था कि यदि हम कहीं कोई गलती करें तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें बता सके कि हम गलत कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें टोक सके कि ये ठीक नहीं है, कोई ऐसी गाइडिंग लाइट हो, कोई राह दिखाने वाला हो, कोई प्रकाश दिखाने वाला हो. वो समझदार लोग थे. इसलिए आप देखिए, इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो कवियों ने, दुनिया में जितने पुनर्जागरण हुए, क्रांतियां हुई, वो किसी हथियार के बल पे नहीं हुई, हमेशा कलम के बल पे हुई है. एक शब्द जो परिवर्तन ला सकता है वो और कोई नहीं कर सकता. और रही मेरी दोस्ती की बात, तो मेरी दोस्ती इसलिए नहीं है कि वो राज परिवार से है. मेरी दोस्ती इसलिए है कि मैं यकीनी तौर पे कैमरे के सामने कह सकता हूं, इतने सारे लोगों से मैं मिलता हूं, बचपन से मिलता रहा हूं, लाखों लोगों को संबोधित करता हूं, लेकिन ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा. ये एक संयोग है कि वो राज परिवार में हैं, लेकिन व्यक्ति होना, वो बतौर व्यक्ति बहुत बड़ा है, और बतौर व्यक्ति वो मेरे दिल के इतने करीब है. इसलिए मुझे लगता है कि किसी को उन्हें जो भी मिलता है, जैसे सौम्या यहाँ बैठी थी, कहा आई कैन नॉट रेफरेन माई सेल्फ टू रिस्पेक्ट यू. ये भाव कब आता है? ये व्यक्ति बहुत बढ़िया हो. तो मैं अगर दोस्त हूं या हम दोनों दोस्त हैं तो उसके कारण मूल में कविता जरूर है, लेकिन इसलिए है क्योंकि वो एक इतना कमाल का व्यक्ति है कि अगर आप उसके पास जाएंगे तो दोस्त हुए बिना रह ही नहीं सकते. जी. आप राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, एक्टर भी हैं. जी. तो दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन है? कविता. कविता. इस सवाल के लिए तो आप मुझे नींद में से उठा के भी पूछेंगे, और या मैं नींद बेहोशी में भी होऊंगा तो कविता. कविता मेरी आत्मा है, अभिनय तो मेरा शरीर है. पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य. तो ये सौभाग्य जो है ईश्वर ने हमें दिया है, मुझे दिया है. एक सवाल मन में आता है कि जब हम राज परिवारों की बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं, तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी हम राज परिवारों को देखते हैं, रॉयल्टी को देखते हैं. तो प्रैक्टिकल में, यानी जब हम वास्तविकता में देखते हैं और जब हम चलचित्र यानी फिल्मों में देखते हैं, तो उसमें इतना फर्क क्यों होता है, इतना डिफरेंस क्यों होता है? एक लाइन मैं बोलना चाहता हूं, उसमें इतना बड़ा फर्क दिखता है कि ऐसा सामान्य तौर पर अभी हमने काफी लोगों को यहां पे सुना, काफी सारे राज परिवार हैं, काफी सारी रॉयल फैमिलीज यहां पर है. ऐसा क्यों? क्योंकि आप मुंबई से आते हैं, इसलिए मेरे मन में ये सवाल उठा. नहीं हमेशा सवाल बहुत बढ़िया. अरे सिर्फ राज परिवारों की छवि के बारे में नहीं है. फिल्म हमें जिंदगी से दूर ले जाती है. उनका काम यही है. उनका काम यही है कि आप जो अपनी जिंदगी में नहीं देख पाते या नहीं कर पाते वो दिखाए. आप कुछ भी देख लीजिए ना, वो जिंदगी में कहां होता है? आपकी जिंदगी में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है. फिल्म में हीरो खड़ा हुआ, एक वायलिन बजने लग जाती है. मोहब्बत आपने भी की होगी. बैकग्राउंड म्यूजिक का पूछा तो माता पिता परिवार वाले वो अपना म्यूजिक देते रहते हैं. फोरग्राउंड म्यूजिक ही बजता था. वो पिताजी एक देते थे, सारा म्यूजिक वही होता था, और इसके सिवा कोई म्यूजिक नहीं हुआ.
बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता। जिंदगी में आपने मोहब्बत की होगी, आपने कभी पेड़ के साथ पास जाके अपनी प्रेमिका के साथ गाना गाया? कभी नहीं। या शराब पी के छलकाए जाम पार्टी में ऐसा किया? कभी नहीं करते हम लोग। तमाम वो चीजें जो वहां दिखाई जाती है वो इसलिए दिखाई जाती है कि आम आदमी की जिंदगी में नहीं, वो देख के उसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। जैसे आपने ठाकुर देखे वहां पे फिल्मों में, घोड़ा लेके दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, फसलें रौंद रहे हैं, लोगों को उठा, कहां है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो ऐसा ओवर द टॉप दिखा दिया गया है, लार्जर देन लाइफ बता दिया गया है, ताकि हम उन्हें देख के बस खो जाएं। हम बच्चन साहब किसी को मार रहे हैं तो आप देखिए आदमी क्यों खुश होता है, मार मार इसको एक और दे, क्योंकि वो भीतर उसके वो होता है, जो भीतर होता है वो उभारने के लिए फिल्म वाले काम करते हैं। तो वो सिनेमा जो है दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम द लाइफ, इट्स नॉट द लाइफ। और जो दिखाया जाता है, मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं दिखाया जाना चाहिए, ताकि असलियत पता चले लोगों को। अगर आपने जैसा कहा, जितने लोगों को सुना जो यहां बैठे हैं, अगर उन्हें देखना है कि क्या होते हैं राज परिवार के लोग, तो इनसे आके मिल लेना चाहिए। एक बार लक्षराज सिंह मेवाड़ से मिल लें, उन्हें पता चल जाएगा कि आम इंसान क्या होता है। बिकॉज ही सो ईजी एंड एज नॉर्मल एज एनी बट ही कुड बी। देवत सिंह जी यहाँ बैठे, मैं सिरोही का पढ़ा हुआ हूँ, रघुवीर सिंह जी, उनसे मिलिए आप, सो ईजी, आपको लगेगा कि बहुत सामान्य इंसान से बात कर रहे हैं। लुक एट हिम, 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, किसके लिए? फिलैंथ्रोपी के लिए। कौन करता है? यही लोग करते हैं, आम आदमी। ये तो हमने एक बना रखा है भाई, ये तो बड़े ऐसे हैं, हमसे दूर हैं। जैसे फिल्मों में नेताओं की छवि ऐसी बना रखी है कि भ्रष्ट ही होते हैं, पर ऐसा तो होता नहीं, ईमानदार भी हैं। आपने तो भ्रष्ट की बात करी, तो आजकल एक कहानी बहुत चर्चित भी है, हालांकि उस पर बात करने का ये दिन नहीं है ना मौका है जी। अब मैं एक विषय पर आता हूं, क्योंकि आपने 9 साल के थे जब आप बाल कवि का आपको उपनाम मिल गया जी। आप एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए। तो जब हम पोएट्री की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं लेखनी की, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है समाज के लिए वो? देखिए, इसमें मुझे एक बात याद आती है। एक बड़े चिंतक और विचारक ने एक बात कही थी, एक वाक्य में मैं उसका उत्तर दे सकता हूं कि समाज जहां बोलना बंद करता है, कवि वहां बोलना प्रारंभ करता है। गूंगे समाज की भाषा है कवि। जो चीजें समाज कह नहीं पाता, जो चीजें समाज सोच नहीं पाता, जो चीजें समाज एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिन चीजों के बारे में व्यथित जरूर होता है लेकिन उन्हें शब्द नहीं दे पाता, तो दुखी लोगों के शब्द देने का काम कविता करती है। कविता समाज के लिए सदैव महत्वपूर्ण रही है और हमेशा रहेगी। अगर कविता नहीं है तो जीवन नहीं है। एक किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। एक सवाल जो कि जिससे मैंने शुरुआत करी थी, नवरत्नों में होते थे कवि, क्या आपको लगता है उसका महत्व आपने एक समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैं एक चर्चा सुन रहा था कि एक बार एक ट्रेन 1000 लोगों से भरी हुई जा रही थी, वो एक कवि के कारण वापस लौट आई। क्या वो कहानी थी? समझाइए जरा। पूरी कहानी मैं पूर्णतः तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पूर्णतः याद नहीं, लेकिन एक ऐसा समझौता होने वाला था जो राष्ट्र हित में नहीं था जी। और वो समझौता करने के लिए जो राजा थे वो अपने सदस्यों के साथ ट्रेन में जा रहे थे और एक कवि ने एक स्टेशन पे 2 दोहे लिख के भेजे और वो दोहा पढ़ के राजा ने वो ट्रेन वापस घुमवा दी कि नहीं, ये ठीक नहीं, जो मैं करने जा रहा हूं वो सत्य नहीं है। तो एक चीज, एक गलती बचा सकती है, ये कितनी बड़ी बात है। एक वाक्य एक गलती बचा सकता है और इतनी बड़ी गलती बचा सकता है। आपने वो तो पढ़ाई होगा, पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई ने जो कहा 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। उन्हीं की बात सुन के उस व्यक्ति ने वहां से भेज दिया। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप बता रहे हैं। एक चीज जो कि सामान्य लोगों के मन में ये आती है कि बतौर कवि कई बार ऐसा मौका भी आता है जब आपको अपने मित्रों को, यानी इन अ सिंपल लैंग्वेज, क्रिटिक बनना पड़ता है अपने मित्रों का जी। यानी अगर जैसे आपने अभी बात करी कि एक कवि ने 2 दोहे लिख के भेजे तो राजा ने अपनी ट्रेन को मोड़ दिया, जो क्रिटिक बनना पड़ता है, और हम सब जानते हैं कि क्रिटिक बनना आसान नहीं होता। क्या आपको लगता है कठिनाई तब अभी भी है और तब भी होती होगी? नहीं, वैसे अमीश मैं आपको बताऊं, इस देश में सबसे आसान क्रिटिक बनना ही है। हमारा मूल, मैं फिल्म क्रिटिक की नहीं बात कर रहा, नॉर्मल पोएटिक क्रिटिक की बात मैं अमीश नॉर्मल भी बता रहा हूं। हमारा मूल धर्म है आओ निंदा निंदा खेलें। जब तक आप और मैं बैठे, हम दुनिया, जैसे आप, मैं और लक्षराज, हम 3 लोग बैठे हैं, मतलब दुनिया के 3 श्रेष्ठ लोग हैं।
जैसे ही वो चले गए हम दो श्रेष्ठ रह जाते हैं। और आपके जाने के बाद सोचता हूं अमीश काहे का श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो मैं ही हूं, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। हमारा क्रिटिक बनना हमारे लिए बहुत आसान है। आलोचनाएं इस देश में सर्वाधिक होती है। हमारी जिंदगी 3 C के आसपास लिपटी हुई है। वी कंप्लेन, वी कंपेयर एंड वी क्रिटिसाइज। हम लोग शिकायतें करते हैं, हम तुलनाएं करते हैं और हम आलोचनाएं करते हैं। हम चीज की रचना नहीं करते। लेकिन आप कह रहे हैं जो दूसरे ढंग से, कि ऐसे में अपनों का क्रिटिक बनना, उनकी आलोचना करना, यह मुश्किल होता है। लेकिन ये मुश्किल जरूर होता है। लेकिन अगर 2 व्यक्ति साथ में या 4 व्यक्ति साथ में या 5 व्यक्ति साथ में, समझदारी है। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है, निंदक नियरे राखिए। उस व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखो जो आपके मुंह पे आपको कह सके कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। जो आपकी हां में हर बात पे मिला है, वो आपका चाटुकार हो सकता है, वो आपका सेवक हो सकता है, लेकिन आपका मित्र नहीं हो सकता। मित्र वही होता है जो आपको ये बताए कि क्या सही है, क्या गलत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज के युग में अगर आप किसी की निंदा कर देते हैं तो वो समझते हैं कि आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन क्योंकि रिश्तों की बात हो रही है, मित्रों की बात हो रही है, तो रिश्तों पे आप बहुत लिखते हैं जी। आप मित्रता पे भी काफी लिख चुके हैं, आप बेटियों पे बहुत लिखते हैं, क्योंकि हम राजस्थान में हैं और बहुत सी बातें कही जाती है कि राजस्थान में बेटियों को पुराने युग से ही उतना बड़ा अधिकार नहीं मिलता जितना बाकी पूरे प्रदेश में मिलता है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं, जो देखिए समय बदल रहा है और बदलना चाहिए, ये जरूरत है। ये बड़े दुख की बात है, हमें स्वीकार करना होगा कि अगर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है तो मेरे ख्याल से समाज में इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी पीड़ा और व्यथा कोई नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर बेटियां गर्भ में नहीं रही तो कौन अंतरिक्ष में जाके कल्पना चावला बनेगा? बहुत शानदार। अगर बेटियां गर्भ में नहीं रही तो कौन स्मृति मंधाना बन के 87 रन बना के मैच जिताएगी? अगर बेटियां गर्भ में नहीं रही तो कौन इंदिरा गांधी बनेगा, कौन सुषमा स्वराज बनेगा और कौन लता मंगेशकर बनेगा? अगर बेटियां गर्भ में नहीं रही तो इन जगहों पे पहुंचेगा कौन? और यकीन मानिए, समाज में 2 ही तो लोग हैं, पुरुष और नारी। और मैं पूरी, आप कहते हैं मैं बेटियों पे लिखता हूं, मैं माँ पे लिखता हूं, मैंने इसलिए लिखा कि मैं बहुत ईमानदारी से मानता हूं कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, नारी हम लोगों से बेहतर है। जितने रूप उसके पास हैं, जितना संयम उसके पास है, जितना परिश्रम उसके पास है, हम लोग नहीं कर सकते। एक आपने बात बोली, इसमें मैं बात ऐड कर देता हूं। आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, मनोज मुंतशिर। वो कहते हैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी रिश्ते के अंदर आप सारा मोल भाव करके देख लो, आपकी माँ का प्यार आपको 9 महीने ज्यादा ही मिलेगा। यानी किसी भी रिश्ते से, किसी भी हिसाब किताब से आप करके देख लो, आपकी माँ का प्यार आपको 9 महीने ज्यादा ही मिलेगा। देखिए, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, नारी का कोई रूप उठा के आप देख लीजिए, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक सवाल मन में आता है, राज परिवारों में इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेडी, इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रिंसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्वीन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो मैंने नजदीक से देखी नहीं। अगर मैं इसे देखता तो शायद इस पे मैं कुछ नहीं, किताबें पढ़ी कह होंगी, पाता। मुझे इतिहास नहीं देखा लगता, होगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी की इंपॉर्टेंस इसलिए कम कर दी जाती है कि उसका जेंडर कोई अलग है। ऐसा महसूस मुझे नहीं होता। हिंदुस्तान में इंपॉर्टेंस जहां जहां भी जब भी दी गई, प्रतिभाओं के हिसाब से दी गई है। तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि हमने कोई वहां पे जेंडर इनइक्वलिटी मुझे नजर नहीं है। एक परसेप्शन बनाई गई है कि अगर आपको महिलाओं का सम्मान करना है तो वी शुड लर्न फ्रॉम वेस्ट। देखिए, वेस्ट हमें क्या सिखाएगा महिलाओं का सम्मान करना? ये देश पूरी दुनिया को सिखा सकता है कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है। ये देश है, ये देश उस सावित्री का देश है जो यमराज से अपने सत्यवान के प्राण छीन के ले आती है। ये देश उस शबरी का देश है जिसके झूठे बेर राम खाते हैं। ये देश उस सीता का देश है जिसकी कस्में लोग आज भी खाते हैं। ये देश उस मीरा का है, ये देश उस राधा का है। और हमारे देश में महिलाओं का सम्मान वेस्ट हमें कैसे सिखाएगा? आप दिवाली पे क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजन करते हैं। बसंत पंचमी पे क्या करते हैं? सरस्वती पूजन करते हैं। आप ताकत किससे मांगते हैं? दुर्गा और काली से मांगते हैं। हम तो माँ के चरणों में सदैव रहे हैं। वेस्ट हमें क्या सिखाएगा कि महिला और नारी का सम्मान किस तरह से किया जाए? मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आती। मैंने एक बार कहा था, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। ये कविता, इसमें माँ शब्द था, आप उस माँ को सिर्फ नारी से बदल दीजिए
तब मैंने कहा था कि हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है, बस यही नारी की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमणिका है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की कणिका है, हम बकवास हैं वह भाषण है, हम सरकार हैं वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद हैं वह कविता है, हम राजा हैं वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, बस यही नारी की परिभाषा। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रॉयल्टी ऑल्सो, तो एक सामान्य मैं युवा पीढ़ी के बारे में ये सवाल पूछना चाहता हूँ। वो एक रात में रॉयल होना चाहते हैं, कोट एंड कोट रॉयल होना चाहते हैं, वो एक रात के अंदर फेमस होना चाहते हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? एब्सोल्युटली, ये आप बहुत सही सवाल किया है। जो जल्दबाजी है ना, और उसके लिए परिश्रम नहीं करना है। वो चाहते हैं हाथ में आईफोन हो, एक BMW, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो, खूब पैसा खर्च करने के लिए, और ये हो लेकिन बिना परिश्रम के हो, या हमारे बाप दादा के पास इतना हो कि हमें दे जाएं। जिंदगी में जब तक आप ठोकरें नहीं खाएंगे, कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ मिलता नहीं है। उन लोगों ने वो जिंदगी अगर देखी होती, जिस जिंदगी से इस देश का 80% सच निकलता है, तो उन्हें पता चलता है। लेकिन अब किया क्या जाए, क्योंकि हमने एक्सपोजर इतना हो गया, गांव का, शहरों का, कस्बों का फर्क खत्म हो गया। जैसे अमेरिका है, पूरा अमेरिका एक है, पूरा अमेरिका वॉलमार्ट है, पूरा अमेरिका मैसीज है, ठीक वैसे हिंदुस्तान हो गया। एक जमाना था हम गांव में रहते थे तो शहर जाने की ललक हुआ करती थी कि हम बिल्डिंग देखेंगे, ट्यूबलाइट्स देखेंगे, लेकिन अब वो फर्क खत्म हो गया। तो लोगों को लगता है बस हमें वहां पहुंचना है, हमें तो फिल्म में एक्टिंग करनी है, हमें ये करना है, हमें पैसे चाहिए। ये अगर बगैर परिश्रम और बगैर मेहनत के आया, पहली बात तो ये संभव नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे तो रातों रात हम बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पे बैठे हो और 15 सवाल के उत्तर हमें आते हो जी। ऐसे नहीं होती है जिंदगी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। जॉन एलिया का एक शेर है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, इसलिए कुछ करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली। अभी लक्ष्य सिंह मेवाड़ साहब से हमारी जब बात हो रही थी मेरी और सौम्या की, तो सौम्या ने एक सवाल पूछा और पूछा कि आपने खुद टेबल सेट करे हैं, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक रॉयल फैमिली का व्यक्ति जो शायद काम नहीं भी करता तो उसका जीवन अच्छे से चल जाता, लेकिन उसने मेहनत करी और अपने काम को आगे बढ़ाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि दिस पॉइंट विच यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इज मिसिंग, और उसके पीछे का कारण यही है कि हम शायद ये देखते हैं कि जो हमें मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देता है या फिर हमें जो टेलीविजन पे दिखाई देता है वो आसानी से अवेलेबल है, उसे सच मान लिया है। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा दोष दूंगा सोशल मीडिया को। इस सोशल मीडिया ने इतना उन लोगों को सच बना दिया। आप देखिए गली गली आप बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, पतली कमर तेरी हाय हाय, काचा बादाम। सारी देश की युवा पीढ़ी जब सड़कों पे खड़े होकर ये करने लगे, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? उन्हें यूपीएससी में क्लियर करना है? नहीं करना। उन्हें कलेक्टर बनना है? उन्हें नहीं बनना। उन्हें मेहनत करके किसी कंपनी के सीईओ पद पे जाना है? उन्हें नहीं जाना होगा। हम तो रील्स बनाएंगे। उनकी जिंदगी सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने तक रह गई है। जिस देश में लोगों की जिंदगी सिर्फ इंस्टाग्राम और रील्स रह जाए और फॉलोअर्स बढ़ाना उनका उद्देश्य रह जाए, वहां मुझे बड़ा दुख होता है। उन्हें कोई तो चाहिए राह दिखाने वाला, कोई तो चाहिए प्रकाश डालने वाला कि जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी इससे कहीं आगे है, जिंदगी इससे कहीं बढ़कर है। प्यासे को पानी पिलाना जिंदगी है, भूखे को रोटी खिलाना जिंदगी है, किसी का साथ देना जिंदगी है, किसी का हाथ पकड़ना जिंदगी है, किसी के कांधे पे अगर किसी को रोना हो तो अपना कांधा उसको रोने के लिए देना, ये जिंदगी है। जिंदगी इंस्टाग्राम नहीं है, जिंदगी फेसबुक नहीं है। आप एक किताब भी लिख रहे हैं जिसका नाम है दिल जले का फेसबुक। वो मेरे आलस्य की वजह से नहीं आ रही। मेरी पहली किताब आई थी, 35 साल हो गए उस बात को, द फर्स्ट बुक, देन द सेकंड बुक, और ये दिल जले का फेसबुक स्टेटस जी, ये वो मेरे ही आलस्य की वजह से मैं उसको अपना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा इतना काम आप भी आलसी हैं? जी, मैं भव्य आलसी हूँ। तो मतलब आप मतलब मैं ये पूछूं, रॉयली आलसी हैं इतना? अरे आप पूछिए मत, उससे भी ऊपर कुछ हो तो। मैं उतना आलसी हूँ, मैं इतना आलसी हूँ। एक बार मेरे को याद है, रात को, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, मैंने पिताजी को आवाज दी मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, तो घुट के नहीं ले सकता? मैंने कहा थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा पापा पानी पिला दो, चुपचाप सो जा, पापा पानी पिला दो, चुपचाप सो जा। उन्होंने कहा अब बोला तो आके 1 दूंगा। मैंने कहा जब देने आओ तो पानी लेते आना। तो मैं उस लेवल का आलसी हूँ।
तो इसके बाद तो आपको काफी पड़ी होंगी घर पे। खैर मेरा तो जीवन ही वही रहा है सर, और अगर वो नहीं पड़ी होती तो आज तो आप आज ये मैं ना, यहाँ नहीं होता। बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। एक बात बताइए जी। ये बात इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब तक आप अपनी किताबों को सीने से नहीं लगा लेते, मतलब पढ़ते पढ़ते ही सोते हैं आप? निश्चित तौर पे मैं आज भी हर वक्त तो किताब, पानी नहीं पिलाना पड़ता तब? आज भी नहीं, मैं हर वक्त किताब मेरे साथ रहती है। मैं किताबों से दूर, मैंने जितने छोटे छोटे 3-4 घर जहां जहां भी बनाए, हर जगह एक लाइब्रेरी जरूर रखी है। पहली ये चीज, मैं बाला सती माता का भक्त हूँ, पहली एक दीवार कि यहाँ उनकी तस्वीर लगेगी, और एक लाइब्रेरी की जहाँ मेरी लाइब्रेरी कहाँ होगी। और किताबों के बिना हम लोग रह नहीं सकते, और घर का कोई भी सदस्य गुजरे तो किताबों से हो के गुजरे, क्योंकि वो जो खुशबू है ना कागज़ की, उससे बेहतर खुशबू मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी मिली नहीं। आज भी हम सफ़र कर रहे थे साथ में, वी वर टुगेदर ओनली, एंड देन वी डिसाइडेड, अब मैंने कहा मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, आप थोड़ी देर सो जाओ। तो बिना पढ़े ज़िंदगी में चैन नहीं। तो यही कारण है कि आप हाईली पेड कवि हैं इस देश के। होना भी चाहिए। हिंदी का कवि और हाईली पेड, ये आश्चर्य नहीं है। और बताओ आप आए हुए हो लग्जरी के कार्यक्रम में। खुशी होनी चाहिए आपको, आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक वाक्य बड़ा मशहूर है, क्यों ना हो। आप कब तक ये सोचते रहेंगे कवि मतलब झोला छाप, कवि मतलब फटी हुई धोती? नहीं, आप कहीं से झोला छाप नहीं देखते। नहीं, तो ये देखो अमीश, ये समाज का भाव है। कवि मतलब आगे बीड़ी पिला दो, चाय पिला दो, धोती फटी हुई है, झोला दे दो। जब उन्हें पता चलता है कवि जो है रेंज रोवर चलाता है, कभी ऑडी चलाता है, कभी मर्सिडीज चलाता है, कभी 20-20 लाख रुपए एक प्रोग्राम के लेता है, कभी लुई विटॉन के जूते पहने, तो दिक्कत है समाज को। क्यों हो भाई? नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मेरा एक वाक्य बड़ा मशहूर है कि जिस देश में कम कपड़े पहन के, कपड़े उतार के नृत्य करने वाले अश्लील लोगों को लाखों रुपए मिल सकते हैं, तो कलम उठाने वालों को उनसे ज्यादा मिलना चाहिए। और मैं इसलिए यहां पे उपस्थित हूं। अच्छा, आप भी कलम के सिपाही हैं। क्या कहा आपने? मैंने कहा आप भी कलम के सिपाही नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल कलम के सिपाही हैं, और मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट और पोएट में बहुत कम डिफरेंस होता है। कोई डिफरेंस है ही नहीं। कोई बहुत कम समाज को आप भी जगा रहे हैं, समाज को कभी भी जगा रहे हैं। एक सवाल जो कि इस समय आज के दौर में पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, वो ये है कि बतौर लेखक कभी आपको किसी राजा पे लिखने का मन करे, राजा राम और वासुदेव कृष्ण को छोड़ के, तो किस पे लिखना पसंद करेंगे? राजस्थान के शूरवीरों में से एक। देखिए, महाराणा प्रताप पे निश्चित तौर पे, उनके सिवाय मुझे ऐसा कोई व्यक्तित्व दिखता नहीं है कि जिस पे मैं बहुत बेहतर लिख सकूं। प्रताप, जो वीर शिरोमणि प्रताप हुए, वो मैं भी उसी की संतति हूँ। राजस्थान का हर बेटा प्रताप की संतति है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो मुझे लगता है मैं उनसे बेहतर या कोई व्यक्तित्व मुझे दिखता नहीं है जिस पे मैं लिख पाऊँ। तो महाराणा प्रताप जी, निश्चित तौर पे। अच्छा, एक सवाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कार्यक्रम 14 साल बाद क्यों छोड़ा आपने? ये एक सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन ये भाव मन में क्यों आया छोड़ने का? क्योंकि आप तो रिश्ते बना ले तो तोड़ते नहीं। मैं रिश्ते कभी नहीं तोड़ता। मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, अब जितना समझना है आप समझ लें कि इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बड़े पर्दे पर आपको अब एक सवाल और, अफसोस होता है उस कार्यक्रम को छोड़ने का? देखिए क्या है, डू यू रिग्रेट इट? इफ यू आस्क मी, आई डू नॉट। मुझे कार्यक्रम से जो है, निश्चित तौर पे 14 साल तक मैंने कैरेक्टर को पाला, पोसा, बढ़ाया, तो कार्यक्रम तो मेरे लिए, आप देखिए, आप यू कैन नॉट बी थैंकलेस। जिंदगी में आप नाशुक्र नहीं हो सकते। तो वो जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम तो निश्चित तौर पे, क्योंकि दैट कैरेक्टर आई कल्टिवेटेड, इसलिए। लेकिन मेरा आत्मसम्मान मेरी किसी भी चीज से बड़ा है। तो जब आत्मसम्मान आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो और उस वक्त आप कोई निर्णय ले लेते हैं, तो फिर पछताना किस बात का? मैं तो उस प्रदेश का बेटा हूं जहां लोग जंगलों में रहे, मैं उस प्रदेश का बेटा हूं जहां घूमते रहे, लेकिन हमारी स्वाभिमान और स्वाधीनता पे आंच नहीं आने दी। ये तो वो प्रदेश है जहां लोग प्राण छोड़ देते हैं। मैंने तो शो छोड़ा है। अच्छा, क्या आपको हम किसी बड़े पर्दे पे भी जल्द देखेंगे? इतना अभी तो दिख रहा हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसी फिल्म में। देखिए क्या है अमीश, ये एक जमाने में एक ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन हुआ करता था।
कि टेलीविजन से जब फिल्मों में जाता है तो आदमी इसको तरक्की कहते हैं। अब ऐसा नहीं रहा। टेलीविजन हैज बिकम मच बिगर देन फिल्म्स। फिल्मों को भी प्रमोट होना होता है तो टेलीविजन पे आते हैं। और मैं वाह भाई वाह, जो मेरा डेली टेलीविजन शो है पोइट्री का, इट इज द फर्स्ट एवर शो इन द कंट्री, जिसके मैं लगभग 250-300 एपिसोड पूरे कर चुका हूँ, 300 होने वाले हैं, जिन्होंने नए कवियों को प्रमोट करने का काम किया। और मैं लगभग 173 नए लोग हम ला चुके हैं जो अलग अलग गाँवों से लेके आते हैं। तो वो इतना बड़ा काम हो रहा है शेमारू टीवी पे, तो वो मैं कर ही रहा हूँ। और बड़ा पर्दा अब ऐसा आकर्षित नहीं करता। ओटीटी से बहुत सारे ऑफर्स आते हैं मेरे पास और चीज़ों के, लेकिन वक्त को देखते हुए मैं कर नहीं पाता। और उसका वैसा भी नहीं है कि यू आर प्रोग्रेसिंग, ऐसा कुछ नहीं रहा। अब सब कुछ समान है ना। होल मीडिया इज सेम, मे इट बी टेलीविजन, मे इट बी ओटीटी, मे इट बी फिल्म्स, इट्स द सेम। बिल्कुल आखिरी दौर में है, तो वो माँ पर जो आपने लिखा है वो जरूर ये लोग नहीं, वो कविता बहुत लंबी है अमीश, वो मैं फिर किसी तुम्हारे कार्यक्रम में जब दिल्ली आऊंगा जब जरूर सुना दूंगा। पर 2 लाइनें तो सुनानी पड़ेंगी उसके नहीं, वो 2 लाइनों में वो कविता, उसका कोई अब अर्थ देखिए, नहीं रह अब जाता। मेरे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही है, क्या करूं मैं? अच्छा, मैं सिर्फ 2 पंक्तियां उस कविता की भूमिका की सुना देता हूं, जो उसकी भूमिका में मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी। जी। मैंने कहा था उस जमाने में, क्योंकि मैंने माँ पे तो कोई कविता लिखी नहीं है। दुनिया में किसी कलम की इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख सके। मैंने तो सिर्फ इतना सा लिखा था कि जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। लेकिन वो कविता फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन वो 2 पंक्तियां जरूर सुना देता हूँ। अमीश, आप इतना आग्रह कर रहे हैं और आप देश के बड़े प्रखर पत्रकार हैं और आप कहें और मैंने सुनाऊं तो बदतमीजी होगी, तो मैं सिर्फ 2 पंक्तियां ये सुना देता हूँ कि एक लड़का था, ईश्वर से बहुत कुछ मांगता था, उससे नहीं मिलता था। तो एक दिन गया मंदिर में और मूर्ति के सामने चिल्लाने लगा, रोने लगा और चीत्कार करके कहने लगा, तू क्यों नहीं सुनता मेरी। ईश्वर से कहने लगा, तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या। ईश्वर प्रकट हुए और कहने लगे, तू मांगने यहां क्यों चला आया, तेरे घर में मां नहीं है क्या। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच शैलेश जी। Thank you, आपने अमीश। समय दिया, हर सवाल का जवाब दिया Thank you. बेबाकी के साथ। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। शैलेश जी, क्या खूब बोलते हैं आप, इतना अच्छा लगा सुन के। मंत्रमुग्ध जो शब्द है ना, वो महसूस किया आज मैंने। और जो आपने इंस्टाग्राम वालों की वाट लगाई है, वो भी थोड़ा थोड़ा मजा आया सुन के। और मैं ऐसे भाषा तो आपकी भी कमाल की है, वाट लगाई वाली। ये एक्चुअली इस शब्द से कम में गुजारा नहीं था, क्योंकि उनको ये भाषा पहुंचनी चाहिए जिनके लिए कहा नहीं, गया। मैंने उनके विरोध में कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो जिंदगी नहीं है। सही, जिंदगी नहीं है वो। और मैं अब आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ क्षण और हमारे साथ मंच पर रहें। व्हाइल आई इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर सिद्धार्थ निवटिया वंस अगेन। आपको बहुत बहुत तंग कर रही हूँ। नेशनल रेवेन्यू हेड हैं हिंदी क्लस्टर न्यूज़ नेटवर्क 18 के। और साथ ही साथ अनिल जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी, अनिल मौसून, डायरेक्टर JKJ जूलर्स। मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ ताकि हमारे मेहमान को a token of appreciation, Inspiration Summit, and all of you, thank you so much for being such a wonderful audience. We would also like to take this opportunity to thank our partners, जिनके सहयोग से ये शाम मुमकिन हो पाई। Co-presented by Elegant TMT and RTDC, powered by JKJ and Sons Jewelers, co-powered by Wonder Cement and Reliance